नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बरों ख़याल में आपका इस्तकबाल है। आलमी, इलाक़ाई और क़ौमी ताज़ा ख़बरों और दिन भर ट्रेंडिंग रहने वाली ख़बरों के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक़ जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं आलमी सतह पर ज़राए अबलाग़ के साथ होने वाले ज़्यादतियाँ और जुल्म से, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसिल, कहा वो अमरीका हो या फिर गाज़ा हो या फिर हिंदुस्तान हो, यहाँ पर अरसे हयात तंग करने का ज़राए अबलाग़ का काम किया जा रहा है। हम पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को, फ़ोटोग्राफ़र, फ़ोटो जर्नलिस्ट को और वीडियो क्रूज़ को गाज़ा में मुसलसिल निशाना बनाने का काम किया गया। हालिया दिनों में एक रोज़ कबल जो है वाइट हाउस में एक मुमताज़ सहाफ़ी के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बदसलूकी की और कश्मीर टाइम्स के साथ एक वाक़या पेश आया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA जो कश्मीर की है, उसने कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर धावा किया और उसके एडिटर जो हैं अनुराधा भासीन, जो मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया है। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जी सिद्दीक़ जी, ज़वी साहब आपने सही कहा है कि ये इंटरनेशनल ट्रेंड बन गया है कि सहाफ़ियों को मुसलसिल निशाना बना। हालांकि सहाफ़त एक अहम पिलर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सियासत में हो, हर जगह सहाफ़ी का, हिंदुस्तान में जमहूरियत का चौथा बिल्कुल जो है ना। और आपको तो मालूम है जो गज़ा का जो चला है वहाँ पे तो सौों की तादाद में शहीद हो चुके हैं वहाँ पे सहाफ़ी, और मुसलसिल इनको निशाना बनाया जा रहा है। अब ये लेटेस्ट अब जो न्यूज़ आई है जो है ना कश्मीर टाइम्स की, अब आप देखेंगे कि वहाँ पे इन्हें के जो धावे में है उसके तहत, और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे AK-47 राइफल मिली है। वो कहाँ तक मिली, कहाँ तक सही है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बताया जा रहा है बिल्कुल दफ्तर को। और अब जो है ना जो मोहतरमा है, इतनी इन बाइज्जत जो है ना वो सहाफ़ी हैं, जो उसकी चेयर में बावक़ार हैं, और उनको जो है ना उनको टारगेट बनाया गया। इससे पहले भी बनाया गया था उनको मुलविस करने की कोशिश की जा रही। नवंबर 5 के जो ब्लास्ट हुए थे लाल किला दिल्ली में, और ये इन्हें ठीक है, अगर वाजबी है, रीज़नेबल है, इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, तो बराबर आप उनको जो है ना अरेस्ट कर सकते हैं, उन पर केस चला सकते हैं। लेकिन मैं सहाफ़त को टारगेट बना के, इससे पहले तो आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को तो आपने जो है ना बना दिया टारगेट, ठीक है, वहाँ के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तकरीबन 200 डॉक्टर से पूछताछ की गई वहाँ पे जाना। और फिर वहाँ पे भी आज ही कुछ नई ताज़ा गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं जो है ना, गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं, उसके जो चेयरमैन हैं उनके बारे में भी जो है ना कई संगीन इल्ज़ामात इन्हें लगाए हैं वहाँ पे, ठीक है। उसकी तो अब इंक्वायरी चल रही है और जो ब्लास्ट हुए उससे ताल्लुक़ है, लेकिन अब सहाफ़त को इन्वॉल्व करना इसमें ये समझ से बाहर है। कश्मीर टाइम्स जो है ना इतने मशहूर, वहाँ का बहुत ही पुराना क़दीम वहाँ का अखबार है, और 12 कश्मीर टाइम्स को निशाना बनाया जाता है। जी बिल्कुल, ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी उसको टारगेट मुसलसिल बनाया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जो है ना पॉलिटिकल वेंडेटा, जिसको आप इंतकाम कह सकते हैं, वो उसको कह सकते हैं आप जो है ना, क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर रूलिंग की वहाँ पे रहती है, यानी बीजेपी हुई, तो शायद टारगेट नहीं बनाया जाता था। जी यकीनन। देखिए यहाँ पर अहम बात ये है सिद्दीक़ साहब, अनुराधा जो है वो फिलहाल हिंदुस्तान में नहीं है, वो बाहर है कि मुल्क के बैरूनी दौरे पे है, किसी गैर मुल्की दौरे पे है वो। और उनसे जब किसी एक न्यूज़ पोर्टल ने राब्ता करने की कोशिश की और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि तमाम जो इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है। यहाँ पर आप ज़राए अबलाग़ का पर शिकंजा क्यों कस रहे हैं, ज़राए अबलाग़ का गला घोटने का काम क्यों किया जा रहा है। देखिए हमने देखा है जैसा कि बहुत सारे मुमताज़ सहाफ़ी हिंदुस्तान में 2014 के बाद जो है वो मुसलसिल निशाना बने हैं, और उन्हें मतलब या तो उन्हें इस कदर मजबूर किया गया है कि वो हुकूमत की कठपुतली बन जाए, या फिर जिस इदारे में वो सालों से बरसों से काम कर रहे हैं उसे छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल, यानी गोदी मीडिया का अगर हिस्सा बन जाए तो आप पे कोई भी जो है ना एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई पूछा नहीं जाएगा। अगर आप हुकूमत के इन्हें सच्चाई को जाहिर करते हैं, हुकूमत की आंख में आग डाल के आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, या फिर देखिए अब अभी भी जो सहाफत का जो उसूल है, वो कदर जो है वो अभी जिंदा है हिंदुस्तान में। तो ऐसे भी सहाफी है जो यकीनन हुकूमत की जो नाकामियां हैं, कोताहियां, गफलत है, उसको उजागर कर रहे हैं मुसलसिल। और फिर देखिए एक अगर आप ज़राए मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, मरकजी धारे का ज़राए अबलाग जो है, उस पर अगर
आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो एक दूसरा ऑल्टरनेट डिजिटल मीडिया जो है आवाम के हाथ में आ गया है, सहाफियों के हाथ में आ गया है। तो वहां पर जो अपनी बात रखना है रख रहे हैं, मगर अब डिजिटल मीडिया पर भी शिकंजा कसने का काम किया जाए। अहम बात यह है कि कश्मीर टाइम्स पर बार बार हमला करना या फिर उसको बार बार उस पर धावा करके उसके जो कलम जो वो लिख रहा है मुसलसल कश्मीर टाइम्स, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये देखिए, अगर आप जो है ना मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं या मीडिया गोद में बैठ जाता है, गोदी मीडिया बन जाता है, आप सोशल मीडिया तो अवेलेबल है, वो तो सच्चाई जो हकीकत है वो हक बात पे बात करेगा और बता देगा। यानी इस पे तो आप ज़्यादा शिकंजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉनिटरी जो है ना, इंटरनेशनल इदारे हैं जो इसको चलाते हैं, सोशल मीडिया जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस पे ज़्यादा अपना शिकंजा नहीं कर सकते। वो लोग सच्चाई को जाहिर करके रख देते हैं। और आजकल कितनी अहम न्यूज़ें जो बिल्कुल फरामोश कर दिया गया, उनको लोग जो है ना बिल्कुल मंजर-ए-आम पे लाते हैं, लाके बताते हैं। मंजर ये देखिए, यहाँ पर हम एक बात ये कहेंगे, अगर कश्मीर टाइम्स का कोई मुलाजिम या कोई अमले का कोई शख्स जो है अगर किसी भी किस्म की गैर समाजी सरगर्मी में मुलविस है, तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA जो है उसका ये इख्तियार है, हक है कि वो उस पर शिकंजा कसे। मगर दफ्तर में धावे करना, कंप्यूटर्स को जब्त करना और हिरासा और परेशान करने का एक माहौल बनाना, ये ज़राए अबलाग पर एक कार्य ज़रब है, जिसको मैं बहैसियत एक सहाफ़ी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बिल्कुल सही है, हम मजम्मत करते हैं इसकी, क्योंकि देखिए अगर वाकई कोई इन्वॉल्व है गैर गलत गैर कानूनी चीज़ों में, तो बराबर आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म से ऊजी किस्म की हरकतें जाके आप जो है ना जब्त कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास हथियार मिले, ये बताइए, मेरे समझ से बाहर है कि भी AK-47 वहाँ पे क्या करेंगे रख के लोग, ये बताइए। एक प्रेस ऑफिस में AK-47 वहाँ पे क्यों मिलेंगी, ये बताइए आप। देखिए, अगर कॉन्स्पिरेसी के तहत एक साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ज़राए अबलाग का जो गला घोटने के मुतरादिफ है, जिसकी मैं हम सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं। खाती को कैफर किरदार तक पहुँचाना रियासती इंतज़ामिया का काम है, तहकीकाती एजेंसियों का काम है, मगर किसी दफ्तर, अखबार के दफ्तर या टेलीविज़न चैनल के दफ्तर को पर धावा करना और उसके अमले के खिलाफ में फर्दी मुकदमात दर्ज करना, ये नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। एक अहम खबर दिल्ली से आ रही है जो दिन भर आज ट्रेंडिंग में भी रही, और मतलब जिस तरीके का माहौल स्कूलों में बनाया जा रहा है सिद्दीक साहब, वो काबिले अफसोस है। तालीम फराहम करना है, देखिए अखलाकियात सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मुदर्रिस हैं, जो असातिज़ा हैं, उन्हें अखलाकियात का दर्ज देने की सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके का माशरा अब आगे बढ़ रहा है, अगर किसी बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे, निशानात अच्छे लाना, नंबरात अच्छे लाना, उस पर दबाव डालेंगे, उसकी गुंजाइश में, एक गिलास में अगर पानी है उसकी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा अगर पानी भरेंगे तो यकीनन वो उबल कर बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया है। मेट्रो स्टेशन से एक बच्चा जो 10वीं जमात का तालिब इल्म था, उसने छलांग लगाकर जान दे दी। ये कहा जा रहा था कि स्कूल की जानिब से उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, अच्छा मतलब अच्छे निशानात लाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ज़वी साहब आपने सही कहा है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ ये तालीमी फील्ड से है, मैं खुद भी कॉलेज चलाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इन्हें ये जो शौर्या पाटिल लड़का है, और ये 16 साल का लड़का है, बाज़ाब्ता सुसाइड नोट छोड़ा है, छोड़ के उसमें तमाम तफसीलात लिखा है कि मुझसे मुसलसिल बेइज्जती की गई मेरे को, और मैं सॉरी माम पापा, मैं एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा और मेरे डांट बहुत खानी पड़ती है, लिहाजा मैं जो है ना सुसाइड कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो बोल के बाज़ाब्ता ने राइटिंग में जो है ना एक सुसाइड नोट लिखा है। जब स्कूल से पूछा गया तो स्कूल और उसका इन्हें वहाँ पे बयान है कि उसमें ये भी लिखा गया कि उसको इतना जो है ना हैरेस किया जाता था कि उसको बोलता था कि जितना रोना है रो, पुकारना है पुकारो, हम तो तुमको। तो मतलब है कि कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। इसका नाम भी दिया गया है कोलंबस, सेंट कोलंबस स्कूल है। तो वो लोग कितने अनप्रोफेशनल है कि बच्चों बाज़ाब्ता इनको पढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी इन्हें B.Ed कराया जाता है, B.Ed वालों को लिया जाता है। तो मतलब है कि अगर बच्चा कोई कमज़ोर है तो उसको कैसा सुधारा जाए, ना कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। इन्हें प्रेशर डाला है कि वो मजबूर है सुसाइड करने पे। कितनी जो है ना इन्हें एकदम काबिल अफसोसनाक बात है। अफसोस है बिल्कुल। अगर आप मतलब तालिब इल्म है, यकीनन कोई बच्चा बेशुमार खुसूसियात का हामिल होता है और कोई बच्चा तालीम में कमज़ोर होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत अहमियत जो है वो कमज़ोर बच्चे की तालीम में बेहतरी लाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उस पर दबाव डाले। तालीमी निज़ाम में असलाहत मैं समझता हूँ नागुज़ीर है, बिल्कुल ज़रूरी है। इन्हें देखिए, मेरिट स्टूडेंट को तो ऊपर लाना बहुत आसान काम है।
आपका असल काम कमाल वो है कि जब बच्चा जो कमज़ोर है उसको आप जो है ना काबिल बना के उस काबिल वो सफ़ में लाए ठहराएं। ये लोग करने रहे, क्योंकि इसकी मेन वजह ये ज़बी साहब कि ये पूरे कमर्शियल हैं। जितने इंस्टीट्यूट आजकल स्कूल्स को रहे हैं ये सिर्फ पैसों की बात करते हैं, इनके पास मैार कोई बात नहीं है, बस एक से बढ़ के एक फीस है, एक दूसरे कॉम्पिटिशन। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मतलब कॉरपोरेट स्कूल्स है, हैदराबाद में भी बहुत सारे कॉरपोरेट स्कूल्स है वहां पर, लेकिन तालीमी निज़ाम अच्छा है और निगहदाश्त अच्छी है बच्चों की। लेकिन ये जो इस तरीके के वाक़यात हैदराबाद में भी रोनुमा होते हैं और ख़ास तौर पर मेट्रो सिटीज़ में इस तरीके के वाक़यात एक मामूल बन गए हैं। तो क्या ये हुकूमतों को नहीं चाहिए, ख़्वाह वो मरकज़ी हो या रियासती हुकूमत हो, कि ये शोबे में, तालीम के शोबे में कुछ रिफॉर्म्स लाए और इस तरीके के जो मतलब दबाव डालने का काम है कमज़ोर स्टूडेंट्स पर, कमज़ोर तालिब इल्मों पर दबाव डालने का काम है, उसको रोका जाए। बिल्कुल, यानी इतने एक्सपर्ट्स हैं ये फील्ड में, आप उनकी खिदमत हासिल करें जो बिल्कुल जो है ना साइकोलॉजिकल बच्चे को ट्रेन कर सकें, उसको तैयार कर सकें। और ये देखिए, अगर कोई बच्चे में शुरू से ही सुसाइडल टेंडेंसी है अगर उसमें, तो वो लोग जान सकते हैं, स्कूल के माहिरीन जो टीचर्स हैं उनको मालूम आता है, वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, करके उनको सही आप जो है ना मशवरा दे के करके वैसे बच्चों को आप जो है ना रोक सकते हैं। बजाय उसके आप जो है ना और इंकरेज करें बच्चों को जो है ना मुसलसिल तंज का शिकार बनाए सारे बच्चों के सामने। अगर एक बच्चे को आप तंज करें, उस पर मजाक करें, तो बताइए उसकी जहनी कैफियत क्या हो जाती है। ये भी इसका भी वैसे ही सूरत हाल हुई है बच्चे की भी जाना। थोड़ा वालिदैन को भी इस खुसूस में, इस ज़िमन में वालिदैन को भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर घर में अगर बच्चा है कमज़ोर है तालीम में, तो उस पर दबाव डालने के बजाय उसके लिए जो रास्ते हैं, दीगर रास्ते जो हैं, जब टेक्निकल फील्ड में है, तालीम तो हासिल हो जाती है किसी सूरत में, कुछ हद तक अगर वो पढ़ना लिखना जान चुका है तो उसको उसके जहन को डाइवर्ट करने के लिए या फिर टेक्निकल तरफ टेक्निकल शोबे में उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ज़बी साहब अगर देखें, कोटा राजस्थान वो बाज़ाब्ता खुदकशी का अड्डा बन चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चों को प्रेशर डाल के वहाँ पे जो है ना एडमिट करा के उनको कोचिंग दी जा रही है कि तुम कैसा भी नीट क्रैक करना, IIT क्रैक करना, और बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं क्लियर कह रहे हैं कि हम उस काबिल नहीं है, सॉरी हमारे पास उतनी कैपेसिटी। हकीकत है, आप अगर बच्चे की काबिलियत माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो वो उसकी काबिलियत के हिसाब से अगर उसको मौके फराहम कर रहे हैं आप, और फिर तो यकीनन सिर्फ उसकी जिंदगी बचेगी मगर किसी ना किसी शोबे में तो वो महारत हासिल कर लेगा। क्या कैरियर का इसी में है? सिर्फ इंजीनियरिंग में कैरियर है क्या? मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी बहुत कई ऐसे शोबे हैं, उसकी आप इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आप एडमिट करके उसको आप बराबर जो है ना तवज्जो कर सकते हैं और उसमें वो बराबर टॉपर बन के रहेगा। बजाय उसके कि प्रेशर ला दें, कंपटीशन में आप ला दिए बच्चे को, उन्हें बोला कि नए कर सकता हूँ, जबरदस्ती लिया कि आप हजारों लाखों रुपया खर्चा करके, वो कोटा का तो मालूम है ना, वहाँ पे तो सेंटर है सारी कोचिंग का राजस्थान में, वहाँ पे हर थोड़े दिन को एक सुसाइड केस होता है। अभी पिछले कुछ वक्त से थमे हुए वहाँ पर खुदकुशी की जो इत्तलात है वहाँ से कम आ रही हैं, मगर मैं समझता हूँ 2022 और 23 में वहाँ पे बड़े पैमाने पर नौजवानों की, लड़कों और लड़कियों की, तुलबा और तालिबात की वहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदकुशी की खबरें वहाँ से मौसूल हुई थी। बिल्कुल जो है ना, तो ये चीज़ को जहन में रखते हुए आप इस्लाहात करें तालीमी। क्या वजह से कि बच्चों में इतना प्रेशर क्यों पड़ा है, बच्चे क्यों मजबूर हो जा रहे हैं सुसाइड करने पे। तो बहुत ही बहरहाल बहुत ही काबिल अफसोसनाक और बहुत ही कमल लड़का था ये 16 साल का, और इसके साथ ये कूद के जो है ना छलांग लगा के मेट्रो में जो है ना ये जान दे दिया। बाबा सुसाइड नोट छोड़ा है, इस पर गौर करने की जरूरत है और बाबा ये एजुकेशन जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री उसको एक्शन लेना चाहिए, लेके स्कूल को पहले बंद करके स्कूल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरा ख्याल है जाना। यकीनन एक्शन भी लेना चाहिए, दिल्ली हुकूमत हो या तेलंगाना हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, ख़ास तौर पर ये जो इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, ये शोबे तालीम में कुछ रिफॉर्म्स लाने की, असलाहत लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है इन जो कमज़ोर तालीम हासिल करने में कमज़ोर बच्चे हैं उनकी निगहदाश्त हो सके, उनके दिमागों को किसी और तरफ डाइवर्ट करते हुए उनकी सलाहियतों से मुल्क और मिल्लत को उसका इस्तेफ़ादा उठाने के मौक़े फराहम किए जा सके। सद्दीक़ साहब, ये तेजस्वी यादव ने बिहार इंतखाबात में हार के बाद जो है अपनी मतलब ज़बान खोली है, अपनी खामोशी को तोड़ा है और उन्होंने नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी है। नीतीश कुमार आज जो है गांधी मैदान में एनडीए के बड़े आला लीडरान की मौजूदगी में उन्होंने 10वीं मरतबा रिकॉर्ड बनाते हुए 10वीं मरतबा चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया। दिन भर ये खबर भी चलती रही, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि
जो तवक्कुआत बिहार की आवाम ने किए हैं, जो तवक्कुआत बिहार की आवाम को नई हुकूमत से, उन तवक्कुआत पर ये हुकूमत पूरा उतरेगी। बिल्कुल। देखिए जवी साहब, पहले तो इनको अपनी जो, ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुबारकबाद दी है और अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना जो है ना थोड़ा सा मुहासिबा करना चाहिए कि कहाँ पे कमजोरी रह गई थी जिसकी वजह से इनकी पार्टी जो है ना नहीं आ सकी, मेजोरिटी नहीं ला सकी। और दूसरे है कि फिर ये भी साहब जो हैं प्रशांत किशोर, ये भी मौन व्रत लगती है, मैं सुना कि ये बात नहीं करे, खामोश बैठे अटेंड करे। जी हाँ बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और बड़े जो है ना ये ट्रेजेडी, सदमे में है कि जो है ना कि ये मैंने गलत किया है, मेरी पार्टी बिल्कुल नाकाम रही, गलत पॉलिसी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है मीडिया के साथ। यकीनन उन्होंने कबूल किया। अब ये भी इल्जाम प्रशांत किशोर पर लग रहे हैं कि वो पसे पर्दा जो है उन्होंने एनडीए की, खास तौर पर बीजेपी की मदद की है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर। जिस तरीके के नताइज बरामद हुए हैं, वो नताइज से ये समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर, ये इल्जाम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता खुलकर, ये आने वाले दिनों में ये बातें निकल कर सामने आएंगी। कुछ जराए से हमारे सामने ये बातें आई कि प्रशांत किशोर पर इस बात का इल्जाम बिहार में लग रहा है कि उन्होंने पसे पर्दा जो है एनडीए, खास तौर पर बीजेपी की मदद की है। इसी वजह से बीजेपी के ज्यादा सीटें इस मर्तबा कामयाब हुई हैं। और बीजेपी, अगर नीतीश कुमार जो है, जैसा कि उनकी आदत है, पलटू राम जैसा मशहूर है, लक़ब लगा हुआ है, और उसके मुताबिक अगर कोई हरकत करते हैं या फिर किसी दूसरे खेमे में छलांग लगाते हैं, तो अब नीतीश कुमार के बगैर भी जो बीजेपी जो है एनडीए जो है बिहार में हुकूमत चला सकती है। बिल्कुल। अब ऐसा पोजीशन आ गया है कि अब उनको डर नहीं है, बीजेपी को डर नहीं है, आप जा सकते किधर भी जाइए क्योंकि हमको अच्छी खासी मेजोरिटी मिल गई। नीतीश कुमार का फिलहाल एनडीए को, बीजेपी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। ऐसे हालात बनाए, तो ये तमाम हालात बनाने में, बीजेपी को इतना मुस्तहकम करने में पसे पर्दा जो है प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी ने बीजेपी की मदद की। इस तरीके के इल्जाम बिल्कुल दर पर्दा जो है ना ये हुई है। और इवन मायावती भी आगे इस सिलसिले में, क्योंकि वो भी खदीम है जो है, वोट कटवा, वो भी इनकी पार्टी है, उन भी उतारे हैं जो है ना। तो अभी टाइम के बाद मालूम हो जाएगा कि जो है ना कि ये क्या करते हैं। एनालाइसिस, मतलब तजिया तो चल रहा है, एनालाइज तो किया जा रहा है, कितने सीटों पे किसने कितने वोट लिए, किसने कितने वोट काटे, फिर उसकी एक पूरी रिपोर्ट भी सामने आएगी। जब रिपोर्ट जब सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा, वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके के चौंका देने वाले नताइज बिहार से आए हैं, और ये गैर मुतवक्का नताइज थे, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि इस बड़ी हद तक वो कामयाब होंगे, इस अक्सरियत से कामयाब होंगे। मगर अपनी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने बड़े से बड़े इक़दाम भी उठाए, पूरी मिशनरी लगा दी, बड़े बड़े लीडरान जो हैं, चीफ मिनिस्टरान, मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी बरसर इख्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टरान ने वहाँ पर तहरीक चलाई, यूनियन मिनिस्टर्स ने तहरीक चलाई, बड़े पैमाने पर बीजेपी ने अपनी पूरी मिशनरी लगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, और पूरे ऑब्जर्वर्स आपको मालूम है, पूरे जो है ना बीजेपी स्टेट्स के पूरे आईएएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद थे। 45 में 15 तो गुजरात से बुलाए गए थे ऑब्जर्वर्स जो है, मुबस्सिरीन जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुकर्रर किए जाते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो हमारे नाजरीन को बता दें। तो 45 ऑब्जर्वर्स को तलब किया गया था, तो 45 में जो है 15 जो है गुजरात से थे। हमने वो खबर को भी कैरी किया था और हमारे नाजरीन तक हमने पेश की थी। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जीत तो हासिल कर ली है, मगर ये तवक्को किया, लेकिन वो रिश्वत का भी इल्जाम जो है एनडीए गवर्नमेंट पे लगा। वो 10-10 हज़ार अकाउंट में 10-10 हज़ार 60 लाख खवातीन के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए बैक वक्त जो ट्रांसफर किए गए, उसका भी बड़ा असर पड़ा। और खवातीन ने बड़ी तादाद में इस मरतबा बिहार की रायदेही में खवातीन की वोटिंग का जो तनासुब है वो मर्द हजरात से और रायदेहिंदों से ज्यादा है। सही है, बिल्कुल। रकम की जो मुंतकिली हुई है इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। इवन शरद पवार में वही कहा है, उन्हें कहा है कि ये रकम लास्ट मोमेंट पे जो डालें अकाउंट में, इसमें टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कोड था रियासत में, हाँ बिल्कुल, और उस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी। फिर उसके बाद अगर अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाता है कि वो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, तो फिर ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चराग पा हो जाते हैं, वो बरहम हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। जबी भाई, और एक चीज मैं थोड़ा सा सॉरी, आज एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 5 बेंच की जज बैठी थी। आपको तो मालूम है तकरीबन तमिलनाडु में वहाँ के जो गवर्नर है, रवि जिनका नाम है,
कई ये लोग जो है ना कई बिलों को पास होने के बावजूद रोक के रखे हैं, इनको जो है ना अमेंडमेंट उसको सैंक्शन करने, ना तो अप्रूवल देते हैं ना वापिस करते हैं। 1 साल से बिल है, तो वहाँ पे हाईकोर्ट में गई थी वो गवर्नमेंट जो है ना स्टालिन की, तो वहाँ पे फिर हाईकोर्ट से कुछ फैसला नहीं आया, तो स्टेटस को है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत ही एक अहम फैसला यह आया है, इन्हें 5 बेंचेस की जस्टिस के हेड थे, गवाही भी थे उसके हेड थे चीफ जस्टिस, उन्होंने ये फैसला दिया है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं कि एक जीत है, कि उन्होंने कहा है कि हम जो है ना गवर्नर्स या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम फ्रेम हम नहीं रख सकते, लेकिन इनका काम है कि एक टाइम तक या तो वापिस करें, आर्टिकल 201 है इसके हिसाब से, या तो फिर फौरन वापिस करें या तो फिर अप्रूव करें, इतनी देर रखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी रूलिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। तो आप बताइए जवी साहब कि देखिए जब भी जहां पे भी अपोजिशन गवर्नमेंट, मैं माजरत सिद्दीक साहब मैं आपको रहा हूँ, इसी मामले में एक बिल तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर आरिफ मोहम्मद केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर थे, और फिर तमिलनाडु में भी ये मामला पेश आया था। तो जब मैं नाम भूल रहा हूँ गवर्नर कौन थे उस वक्त तमिलनाडु में, स्टालिन की गवर्नमेंट आने के बाद, तो इसी तरीके के बिल रोकने का मामला आया था। तो तब ये उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। रुजू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की थी गवर्नर की, कहा था कि अगर रियासत की तरक्की, अगर आप गवर्नर हैं बहैसियत गवर्नर, अगर इन बिलों को रोक रहे हैं जो रियासत की तरक्की के लिए लाए जा रहे हैं, तो फिर रियासत की तरक्की कैसा होगी? तो गवर्नर का काम रियासत की तरक्की में रुकावट बनना नहीं है, बल्कि राह हमवार करना है। देखिए आप लेजिस्लेचर की तरफ से एक बिल पास होता है, मतलब है कि अवामी मुंतखिबा गवर्नमेंट है, आप कौन होते? आप किंग है रोकने वाले, आप होते कौन? आप जो है ना गवर्नर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको मुखर किया गया है, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट वहाँ पे लेजिस्लेचर से मुंतखब हो के आई है, वो लोग बिल पास किए, तो नेचुरली वो अवाम के हक में हुआ होगा ना जो भी बिल पास है। आप उसको रोक के क्या कहना चाहते हैं बताइए? कि इनकी नीयत में शुबा है, साफ जाहिर है कि मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो मतलब है कि इससे साफ जाहिर है कि नीयत आपकी सही नहीं है। देखिए सिद्दीक साहब, 2014 के बाद ऐसे 2 वाक़यात पेश आए जिसके बाद ये मुल्क के अवाम को यकीन हो गया कि गवर्नर जो राजभवन है किसी भी रियासत का, वो राजभवन जो है वो किसी एक बड़ी सियासी जमात का दफ्तर बन गया है। बिल्कुल। मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में जब अराकी ने असेंबली, एकनाथ शिंदे वगैरह जब उन्होंने शिवसेना छोड़कर ये जो एनडीए से यूपीए से इंडिया अलायंस से अलहदगी इख्तियार करते हुए एनडीए में शमूलियत इख्तियार की थी, उससे कबल जो है कर्नाटका में सिद्धारामैया हुकूमत को गिराया गया था गवर्नर की मदद से। बिल्कुल। तो गवर्नर हाउस जो है वो बीजेपी के दफ्तर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरीके के इल्जामात मुसलसिल लगते आ रहे हैं, और हमने देखा है केरला में हो, जब तक आरिफ मोहम्मद खान थे, पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनका तसादुम जारी रहा, और फिर तमिलनाडु में भी जब से स्टालिन की गवर्नमेंट आई है, गवर्नर का और स्टालिन गवर्नमेंट का जो है तसादुम का सिलसिला जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी इसकी वजह से लोग जो है ना अल्टीमेटली जो है ना, अच्छा इसका रूल देखिए, आप अगर गवर्नर अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका काम है प्रेसिडेंट को भेज दें, प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर सकती है वो बिल को जो है ना तो प्रेसिडेंट के पास रोक के रखते हैं आप। तो मतलब है कि कितना मजाक, भोंडा मजाक है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कि आप खुल्लम खुल्ला जो है ना सेंट्रल की तरफ से आप जो है ना प्ले कर रहे हैं, आप जो है ना स्टेट के साथ जो है ना, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत ही अच्छा है जो भी फैसला है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसकी कोई लिमिट है, लिमिट तक आप रोक के रखें, या वापिस करें या अप्रूव करें या प्रेसिडेंट के पास भेज दे जाना, मुस्तरद कर दें, मुस्तरद कर दें, सीधा जाना। बिल्कुल, आप मुस्तरद करके वापस कर सकते हैं। 1 साल रख रहे हैं, बताइए आप 1 साल तक जो इख्तियारात जो है सलब करने की कोशिश का हिस्सा इसको कह सकते हैं। मुसलसिल बीजेपी, एनडीए, बीजेपी हम कहेंगे, मुसलसिल किसी ना किसी जरिए से अपने आप को जुनूबी हिंद में मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, इन रियासतों में जो है मुसलसिल कोशिश हो रही है, मगर मुसलसिल नाकाम हो रहे हैं। ये यहाँ पर और मगरिबी बंगाल में बीजेपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो खातिर खा नताइज बीजेपी को बरामद नहीं हो रहे हैं। अब तमिलनाडु का देख लीजिए, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट एक तरह से एक
मुआफिक है मरकजी हुकूमत के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अपने साबिका रूलिंग का हवाला लेना चाहिए। जिस तरीके से सरजनिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को मंजूरी दी थी गवर्नर के रोके हुए, तो उस तरीके का इकदाम यहाँ पर भी उठाया जा सकता था, मगर अदालत के फैसले, अदालतों के फैसलों को मानना पड़ेगा। अदालतों के फैसलों के खिलाफ जाना आइन से जो है आइन की मुखालिफत करना है। सही है, तो यकीनन अदालत को नजरसानी करना चाहिए इस तरीके के फैसलों पर, क्योंकि हुकूमतें जो है कानून साज असम्बलियों में वहां पर तश्कील दिए बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगर अवाम की फलाह बहबूद में अगर गवर्नर रुकावट बन रहे हैं तो ये काबिल अफसोस है। एक अहम खबर जो है, क्योंकि हमें इशारा मिल गया अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाने के लिए, तेलंगाना के गवर्नर जो है जिष्णु देव वर्मा ने आज जो है केटी रामाराव के खिलाफ में जो फार्मूला ई केस का मामला है वो केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। एक इसको मैं समझता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी समझेगी, क्योंकि मुसलसिल ये कोशिश की जा रही थी फार्मूला ई रेस मामले में केटीआर को घेरे और जो भी बीआरएस के अहम कायदीन है उन्हें घेर कर जो है ये चार्जशीट अगर दाखिल होती है तो फिर गिरफ्तारियों का जो रास्ता है वो हमवार आता है। देखिए सुमे पहली चीज़ ये कि एक तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 55 करोड़ का जो है ना ये स्कैंडल है और बाज़ाब्ता इसके सबूत मौजूद हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी, सब के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे आप इसको पॉलिटिकल इंतकाम बोले, सियासी इंतकाम, और जैसे हरीश राव कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम के तहत किया जा रहा है, लेकिन मैंने समझता कि सारे सबूत मौजूद हैं, ना कोई प्रॉपर अप्रूवल लिया गया, ना उसको जो है ना असम्बली से पास किया गया, डायरेक्ट आप कैसा टेंडर देते हैं ये बताइए आप। जी, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोताही है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं गफलत हुई है। उसी के नतीजे में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूरी जांच के बाद जो है एक मुकदमा, एक मामला तैयार किया था। वो मामले पर अब जो है चार्जशीट दाखिल करने के ताल्लुक से गवर्नर की मंजूरी, क्योंकि रुकने असेंबली का मामला है और पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, तो जैसा कि पॉलिटिकल वेंडिटा का जो बात हुई, सियासी इंतखाम की जैसी बात हुई, उस तरीके के इल्ज़ामात को हटाने के लिए एक तो तरीक़ेकार होता है और तरीक़ेकार के तहत तेलंगाना गवर्नर विष्णुदेव शर्मा से रुजू हुई थी और आज जो है उन्हें मंजूरी मिल गई है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अर्साल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।